नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 11th क्लास का पहला चैप्टर, जीव जगत। नाम से भी स्पष्ट है, जीव मतलब सजीव, जगत मतलब संसार। यानी जो सजीव होते हैं उनके किस प्रकार से उनका नामकरण होता है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है, नामकरण क्यों आवश्यक है, जीवों को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों आप हम और सब जीवों को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पाठ का नाम है जीव जगत। जीव का मतलब होता है सजीव या लिविंग ऑर्ग, और जगत का मतलब होता है संसार या वर्ल्ड। यानी सजीवों का संसार है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पर कितने जीव पाए जाते हैं। अपन सजीव कहते हैं तो कहते किसे हैं? अगर किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को अपन लिविंग घोषित करते हैं या सजीव बताते हैं तो किस आधार पर कह सकते हैं कि हाँ जी ये भाई सजीव है। तो उसके लिए अपने को इस पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले सजीव किसे कहते हैं? आपने यही सुना होगा कि श्वसन करता है या सामान्यतः जो पोषण या पाचन करता है वो सजीव कहलाता है। पर अब आपका जो क्राइटेरिया है, आपकी जो किताबें हैं वो बढ़ गई हैं, तो आपको एक गहन और डीप अध्ययन करना है कि सजीव किसे कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो जैविक क्रियाएं करती हैं। वे वस्तुएं जो जैविक क्रियाएं करती हैं सजीव कहलाती है। अब जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? आपके दिमाग में आया होगा कि जैविक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो वे लक्षण जो सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है जैविक क्रियाएं। जैविक मतलब जीवित जीव करने वाली क्रियाएं, जैसे वृद्धि और श्वसन और पाचन और गमन और उपापचयी क्रिया। ये केवल और केवल लक्षण वो लक्षण है जो केवल सजीवों के अंदर पाया जाता है। निर्जीवों के अंदर ये लक्षण आपको सामान्यतः नहीं देखने को मिलता। सबसे पहले अपन कौन से लक्षण का अध्ययन करेंगे? ग्रोथ या वृद्धि। यानी किसी भी सजीव में भार व आयतन तथा कोशिका की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि या ग्रोथ कहलाती है। कैसे? मान लीजिए आप जन्म के समय 2 किलो के, 2.5 किलो के, 3 किलो के, 4 किलो के थे। जिसका जन्म के समय वजन 3 से 5 किलो का होता है वो सामान्यतः स्वस्थ
शिशु माना जाता है। मान लीजिए आपका वजन 3.5 किलो था, तो उस समय आप 3.5 किलो के थे, वर्तमान के अंदर आप 50, 60, 70, 75 किलो के हो। किसके कारण? क्योंकि धीरे धीरे आपकी कोशिकाओं का विभाजन हुआ, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी और आपका शरीर धीरे धीरे बड़ा हुआ, और इस बड़े होने के प्रोसेस को बोला जाता है वृद्धि। वृद्धि अपन क्या कर सकते हैं? वृद्धि कितने प्रकार की होती है? तो वृद्धि की सामान्यतः 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला कौन सा? आंतरिक वृद्धि, इंटरनल ग्रोथ। दूसरा कौन सा? बाह्य वृद्धि, यानी एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है और आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। क्या आपने ऐसा देखा होगा कि आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का परत का जमा हो रहा है, आप बड़े हो रहे हो? नहीं। तो जो ये आंतरिक वृद्धि देखी जाती है, ये किसके लक्षण हैं? ये सजीव के लक्षण हैं। जबकि बाह्य वृद्धि किसके अंदर भी हो सकती है? निर्जीव के अंदर भी। आपने देखा होगा कि राजस्थान के रेगिले जहाँ मरुस्थली प्रदेश है, वहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं। वो रेत के टीले धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर रेत का जमा होता जाता है। आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी फटती है, नीचे से उससे ज्वाला निकलती है, वो धीरे धीरे लावा है वो भी बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि हिमालय प्रदेश जहाँ पर बर्फीले प्रदेश होते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे किसी भी क्षेत्र के अंदर बर्फ का जमाव हो जाता है और वो भी क्षेत्र या वो पर्वत धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो क्या ये सजीव है? नहीं। अगर किसी के अंदर केवल और केवल इंटरनल ग्रोथ हो रही है तब तो वो सजीव है, अगर किसी के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है तो वो है निर्जीव। ठीक है, पहली होगी वृद्धि। दूसरी है जनन। अब पहली बात तो जनन किसे कहते हैं? तो अपने समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यहां पर एक टर्म यूज हुआ है, अपने समान। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर किसी हाथी ने जन्म दिया है तो वो लगभग हाथी के बच्चे को जन्म देगा। क्या आपने ऐसा कभी आपके सुनने में आया है कि एक हाथी ने 4 सीटियों को जन्म दे दिया है, 4 कुत्तों को जन्म दे दिया? ऐसा नहीं। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बोला जाता है जनन। अब ये जनन कितने प्रकार के हो सकते हैं? जनन के प्रकार, तो जनन सामान्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी जनन की प्रक्रिया के अंदर एक ही जीव भाग ले, यहां जनक कितने होंगे? तो जनक की बात करें तो कितने होंगे? एक होंगे। जनक मतलब पेरेंट्स, अगर उनके अंदर एक ही पेरेंट्स भाग ले रहा है तो असेक्सुअल या अलैंगिक जनन। और अगर किसी के अंदर जनक कितने हैं? 2 है, यानी 2 पेरेंट्स भाग ले रहे हैं, तो वो जनन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। इसके अंदर एक नर होगी, एक मादा होगी। नर में नर गैमेट्स बनेंगे, मादा में मादा गैमेट्स बनेंगे। अब क्या होते हैं कि क्या सभी जनन करने वाले सजीव होते हैं? आपका आंसर होगा हाँ, सभी सजीव जनन कर सकते हैं, पर नहीं। कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी जीव होते हैं जो सजीव होते हुए भी जनन नहीं करते। उदाहरण, जैसे आपने एक नाम सुना होगा खच्चर।
प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से अगर गधे और घोड़े का संकरण करवाया जाए तो जो अपने को प्राप्त होता है वो खच्चर होता है, वो आगे जनन नहीं कर सकता। दूसरा, आपने देखा होगा क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। पहली होती है रानी जो अंडे देती है, दूसरी होता है नर जो उसको अंडे देने में सहायता प्रदान करता है, तीसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी जो केवल और केवल शहद इकट्ठा करने का कार्य करती है। ये भी कभी भी जन्म नहीं कर सकती। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो भी कभी भी जनन नहीं कर सकते। श्रमिक मधुमक्खी पैदा रानी से होगी, रानी का कार्य भी यही होता है कि आप नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों को जन्म दो, जबकि ये श्रमिक मधुमक्खी जनन नहीं कर सकती। तो क्या आप कह सकते हो कि जनन करने वाले सभी सजीव होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर जो जनन आगे नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आनुवंशिक डिजीज के कारण कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिसके अंदर नर तथा मादा के दोनों के लक्षण आ जाते हैं और वो भी आगे जनन नहीं कर सकते, ऐसे जीव भी जनन नहीं कर सकते। तो इनको बोला जाता है, अब जनन करने वाले सभी सजीव तो होते हैं पर कुछ ऐसे सजीव भी पाए जाते हैं जो जनन नहीं करते। अगला है उपापचय। आपने सुबह सुबह भोजन खाया, आपने पानी पिया, आपने श्वसन को अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उनको बोला जाता है उपापचय या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। अब ये क्या है कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, एक्टिविटीज होती है अपने शरीर के अंदर, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो कैटाबोलिक, एक एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है किसी भी वस्तुओं को तोड़ना, यानी शरीर के अंदर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो वो कैटाबोलिक। शरीर के अंदर मान लीजिए प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, अमीनो अम्ल मिलकर तो किसी का निर्माण हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एनाबोलिक। तो शरीर में होने वाली वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको क्या बोला जाता है? उपापचय या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। अब अपने शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उनको बोला जाता है उपापचयी क्रियाएं। और उपापचयी क्रियाएं या तो विखंडन करेगी या किसी का सिंथेसिस करेगी। विखंडन करने वाली को बोला जाता है कैटाबोलिक और निर्माण या सिंथेसिस करने वाली को बोला जाता है एनाबोलिक। अब दूसरी बात, क्या आपने देखा कि किसी भी पादप के अंदर किसी भी निर्जीव वस्तु है जैसे पत्थर हो गया या आपने आसपास टेबल कुर्सी पंखा सब कुछ, इनके अंदर इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं? नहीं। तो ये जो उपापचय या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण, ये सजीवों के अतिरिक्त किसी अन्य के अंदर नहीं पाया जाता। आपने देखा था कि वर्दी सजीवों के अंदर भी होती है, निर्जीवों के अंदर भी होती है। सजीवों के अंदर आंतरिक होती है, निर्जीवों के अंदर बाह्य होती है। दूसरा देखा था जनन,
तो कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो सजीव होते हुए भी जनन नहीं कर सकते, तो उसको भी अपन विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते। पर उपापचयी क्रियाएं केवल और केवल सजीवों में होती हैं, कभी भी निर्जीवों के अंदर नहीं होती। अगला लक्षण है कोशिकीय संगठन, यानी सभी सजीव किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। ये बात अपन कह सकते हैं कि सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। कोई सा भी जीव होता है, पहले क्या होता है, मान लीजिए उसके अंदर ये एक कोशिका थी, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। अब ये एक कोशिका थी, ये कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करेगी? अगर 2, 3 या 4 कोशिकाएं मिल जाएगी आपस में तो ये बन जाएगा उत्तक। अब ये समान प्रकार के उत्तक या उत्तक मिलकर क्या किसका निर्माण कर देंगे? मान लीजिए ये क्या बना दिया मैंने, आपका आमाशय बना दिया। ये क्या है? अंग है। अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेगा? शरीर का। तो अलग अलग जो जीव होते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? कोशिकीय संगठन का। यानी उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो कोशिका धीरे धीरे विकास करके कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता जाता है। अब इसके बाद कोशिका की उपस्थिति के आधार पर सजीव 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले कौन से सजीव? पहले है एक कोशिकीय सजीव, और दूसरे कौन से? बहुकोशिकी। एक कोशिकीय कौन? अमीबा। ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको बोला जाता है एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा। बहुकोशिकीय जीव मानव, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, ये सारे के सारे इनकी जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। तो केवल और केवल कोशिका है वो सजीव के अंदर पाई जाती है, निर्जीव के अंदर कोशिका अपने को देखने को नहीं मिलती। उसके बाद है चेतना। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे ही आप सर्दी आएगी आप स्वेटर पहन लोगे, गर्मी आएगी पंखा चला लोगे, कूलर चला लोगे, एसी चला लोगे। तो ये क्या है? बाहरी जो वातावरण के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनके प्रति आपके शरीर के अंदर संवेदनाएं हैं, और इन्हीं संवेदनाओं को बोला जाता है चेतना। कि सजीव है वो जितने भी बाहरी वातावरण के अंदर परिवर्तन होते हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है चेतना। अब एक तो थी चेतना जिसके अंदर सजीव लगभग सभी सजीव जैसे पादप हो गए,
पशु हो गए, मनुष्य होगा, जो वातावरण के अंदर परिवर्तन होगा उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे सर्दी आएगी तो अपन स्वेटर वगैरह पहनेंगे, अगर पशु भी है तो वो भी क्या करेंगे, ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर उनको सर्दी कम लगे। पर आपने देखा होगा निर्जीव के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। निर्जीव है, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, कोई बस है, बस क्या आपको कहती है कि गर्मी में नहीं चलूंगी, मुझे तो सड़क पे गर्मी लगती है? क्या पर्वत ये कहता है कि बहुत सर्दी आ गई, एक कंबल दे दो? इस प्रकार की व्यवस्था निर्जीवों के अंदर नहीं पाई जाती। पर सजीव के अंदर वो वातावरण के प्रति अति संवेदनशील होता है। अब दूसरी बात है, एक तो थी चेतना और दूसरी थी स्वचेतना। क्या होता है कि मनुष्य है, उसको खुद के प्रति मेरे को लोग दूसरा किस प्रकार से, किस व्यवहार से देख रहे हैं, वो अलग अलग हिसाब से व्यवहार करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या है कि कहीं शादी विवाह में जाओगे तो ढंग के कपड़े पहन के जाओगे, खेलने के लिए जाओगे तो अलग कपड़े पहन के जाओगे, आप रोज मिरर के सामने खड़े होकर खुद को निवेरते मतलब देखते हैं, उसको बोला जाता है स्वचेतना। ऐसा इस प्रकार के पशुओं के अंदर, किसी पशुओं के अंदर स्वचेतना नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा कि पशु है, भले आप उनको हरा चारा डालो या सूखा डालो, पर वो ऐसा नहीं है कि आज मेरे को हरा चारा मिलेगा मैं थोड़ा सा ना धो के जाऊं, ऐसा उनके अंदर नहीं पाया जाता। जबकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके अंदर स्वचेतना पाई जाती है, यानी वो स्वयं के प्रति दूसरे लोग उसको कैसे देखेंगे इसके प्रति भी वो संवेदनशील होता है। उसके बाद है जीव जगत में विविधता। अब पृथ्वी के पास यानी पृथ्वी के ऊपर लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन क्या पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं पृथ्वी पर। अब अपने घर में 4-5 लोग होते हैं, या अपने अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों के अंदर मिला के 100 लोग होते हैं, फिर भी आप उनको उनका नाम नहीं याद रख पाते हैं, या फिर उनको लंबे समय के बाद मिलते हैं तो पहचानना भूल जाते हैं। अब पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। ये जातियों की संख्या है, ना कि सजीवों की। अब इतनी जातियां पाई जाती हैं, उनमें कौन सी हानिकारक है, कौन सी लाभदायक है, कौन सी प्रजाति से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सी प्रजाति मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकती है, तो इसको अपने को याद करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अध्ययन करते हैं इन जातियों का। क्योंकि जीवों में पाई जाने वाले विभिन्न लक्षण क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। मान लीजिए एक आपने क्षेत्रफल देखा, वहां पर आम का पेड़ था, नीम का पेड़ था, खजूर का पेड़ था, पपीते का पेड़ था, तो अलग अलग पेड़ थे, तो इसको बोला जाता है जैव विविधता। यानी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता है कितनी, 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां खोजी जा चुकी है, तो बहुत अधिक, पर अभी तक वैज्ञानिकों ने इनको इतने तक ही खोजा है। अब व्यक्ति धीरे धीरे वैज्ञानिक है वो वर्ष और खोजते जा रहे हैं जातियों को, कुछ विलुप्त हो जा रही है, कुछ को नया खोजा जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जातियां हैं। अब इतनों का अध्ययन करना या इनका अलग अलग नाम भी हो सकता है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से पहले इनका वर्गीकरण करेंगे, उनके लक्षण लिखेंगे, उनका नामकरण करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। तो जैव विविधता किसे कहते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विविधता या भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। मान लीजिए ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, यहां पर आम का पेड़ है, यहां पर नीम का पेड़ है,
यहाँ पर बरगद का पेड़ है, यहाँ पर एक मनुष्य भी पाया जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है जिसके अंदर मछलियाँ भी पाई जाती है। तो ये क्या हो गया? जैव विविधता, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है जैव विविधता। इसके अतिरिक्त जो भी इस पार्ट के अंदर है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अगले एक ही पार्ट के अंदर अपन पूरा कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।